सामीन कराम, आप सुन रही हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है भेड़िया और बीवी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नॉवेल हिकायत के सालगिरह नंबर का ऐलान पढ़ा तो बहुत ही पुराना एक वाकया याद आ गया। ये उस जमाने का वाकया है जब शायद अंग्रेज सालगिरह मनाते होंगे। शहरों में सालगिरह का रिवाज अमीर और तालीम याफ्ता घरों में होगा। देहात में सालगिरह के नाम से कोई वाकिफ तक नहीं था। हमारे गांव के एक आदमी के पास बड़ी अच्छी नस्ल की एक कुतिया थी जिसका नाम जिप्सी था। ये नाम कुतिया के मालिक ने नहीं रखा था। ये आदमी रिसाले में जमादार था। पेंशन पर आया तो उसे ये कुतिया रिसाले के एक अंग्रेज कैप्टन ने इनाम के तौर पर दी थी। मुझे बहुत बाद में पता चला कि जिप्सी खाना बदोशों को कहते हैं। जिप्सी जवान और खूबसूरत कुतिया थी। हमारे गांव में आकर वो यकीनन खुश हुई होगी क्योंकि यहाँ एक से एक खूबसूरत और तंदुरुस्त व तवाना कुत्ता मौजूद था। जिप्सी अंग्रेजों के घरों में पली थी इसलिए आज़ाद ख्याल थी। वो आते ही हमारे कुत्तों के साथ बेतकल्लुफ हो गई। उसका नया मालिक उसे खुला छोड़ दिया करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जिप्सी का चाल चलन ठीक ना रहा। फिर पता चला कि जिप्सी ने हमारे कुत्तों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ रकाबत पैदा कर दी है। ये सूरत हाल ना हमारे लिए ठीक थी ना हमारे कुत्तों के लिए। ये शिकारी कुत्ते थे और उनमें जो टीम स्पिरिट थी वो हमने उनमें बड़ी मुश्किल से पैदा की थी। वरना आप जानते हैं कि कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है। जिप्सी ने हमारे कुत्तों में आकर नजरियाती तखरीबकारी शुरू कर दी। टीम के दो लीडर किस्म के कुत्तों को आपस में लड़वा दिया। जिप्सी में दूसरी खराबी ये थी कि लगाई बुझाई करती थी। हम कुत्तों को सैर सपाटे और टहलाई के लिए बाहर निकाला करते थे। मैंने देखा जिप्सी मेरे कुत्ते की नाक के साथ अपनी नाक रगड़ रही थी। वहां से हटी तो एक और कुत्ते के मुंह से जा अपना मुंह लगाया। वो कुत्ता मेरे कुत्ते को घूर घूर कर देखने लगा। मालूम नहीं जिप्सी ने उसके कान में क्या डाल दिया था। उसी रोज उन दोनों कुत्तों की लड़ाई हो गई। जिप्सी बड़ी चालाक कुतिया थी। उसने हमारे कुत्तों के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी बेतकल्लुफी पैदा कर ली थी। एक रोज गांव से बाहर हमारे कुत्ते खुले फिर रहे थे। जिप्सी अपने मालिक के साथ आ गई। तमाम कुत्तों ने उसकी तरफ बिल्कुल वैसे ही देखा जिस तरह आजकल शहरों में कोई जवान औरत सड़क पर नजर आ जाए तो हमारे नौजवानों की नजरें उस पर जम जाती हैं और उसके जिस्म पर सिरकती फिसलती उसके साथ साथ जाती हैं। नौजवान हजरात तस्वुरों में भी हदूद ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने लगते हैं। जिप्सी का मालिक हमारे पास आ गया और उसकी जिप्सी कुत्तों की तरफ चली गई। कहीं से एक आवारा कुतिया इधर आ निकली। इतने सारे कुत्तों को देखकर वो उनके करीब आ गई। सबसे पहले हमारा बूली उसकी तरफ बढ़ा। टीम का कोई कुत्ता बूली के साथ वैर पैदा करने की जुर्रत नहीं करता था। राजा शहबाज खान का बुल्टीरियर वाहिद कुत्ता था जो कभी कभी बूली को एहसास दिला दिया करता था कि वो उसकी डिक्टेटरशिप को सिर्फ इसलिए कबूल किए हुए है कि टीम में बेमजगी पैदा ना हो और डिसिप्लिन कायम रहे। उस बुल्टीरियर ने बूली को अजनबी कुतिया की तरफ जाते देखा तो वो भी उधर चला गया। बाकी कुत्ते दोनों कुत्तों को देखते रहे। जिप्सी उन दोनों के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा रही थी। उसने देखा कि वो दोनों एक अजनबी और आवारा कुतिया को हर तरफ से सूंघ रहे थे। जिप्सी के मुंह से बड़ी गुसीली बुफ निकली और वो दौड़ पड़ी। अजनबी कुतिया दोनों कुत्तों के दरमियान खड़ी थी। जिप्सी उस पर टूट पड़ी। वो भाग निकली। बूली और बुल्टीरियर उसके पीछे गए। अजनबी कुतिया जरा दूर जाकर रुक गई थी। जिप्सी फिर उस कुतिया की तरफ दौड़ी। बुल्टीरियर जिप्सी की तरफ दौड़ा और उसे ऐसी फेंटी लगाई कि वो हमारी तरफ भाग आई और हमारी टांगों में छुपने लगी। हमारे गांव का बूढ़ा बहिश्ती हमारे पास खड़ा यह तमाशा देख रहा था। क्या जमाना आया है, बहिश्ती ने कहा। अपने गांव की इतनी अच्छी कुतिया को छोड़कर ये कुत्ते किस बदशक्ल कुतिया के पीछे दौड़ पड़े हैं। कुत्ता इंसान से वफादारी करता है। कुतिया के मामले में और इंतखाब में ना वो वफा की परवाह करता है ना ज़ोक की। ये वाकये से बहुत पहले की बात है जो मैं आपको अब सुनाने लगा हूँ। जिप्सी को हमारे गांव में आए हुए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था। उसने सबसे पहले हमारे बूली के बच्चे जने
उसके बाद शहबाज खान के बुल्टीरियर के बूली के 5 बच्चों में से 3 जिंदा रहे थे। उसके मालिक ने एक अपने लिए रख लिया और 2 हमारे 2 दोस्तों को दे दिए थे। हमें तो याद ही नहीं था कि उन बच्चों को पैदा हुए कितना अरसा हो गया है। एक रोज जमादार ने कहा कि परसों बूली के बच्चे 2 साल के हो जाएंगे। हमारे जिन 2 दोस्तों के पास ये बच्चे थे वो उन्हें शिकार पर कभी नहीं लेकर गए थे। उन्हें वो कुत्तों की लड़ाई और रखवाली की ट्रेनिंग दे रहे थे। जमादार ने याद दिलाया कि परसों बच्चे 2 साल के हो जाएंगे, तो हमारे एक दोस्त अफजल ने कहा कि उनके 2 साल पूरे होने का जश्न मनाओ। बड़े आला कुत्ते निकले थे। 2 साल में कुत्ता बच्चा नहीं रहता। हम भागने दौड़ने के बहाने ढूंढते रहते थे। उन दिनों फरागत भी थी। गंदम की फसल के सिट्टे और सरसों के फूल निकल आए थे। बहार का मौसम जोबन पर था। हम नौजवान थे। जमादार ने बात की तो लहू गर्म रखने का एक बहाना मिल गया। हम में से किसी ने भी ना कहा कि जिप्सी के बच्चों की सालगिरह मनाएंगे। हम तो इस लफ्ज से वाकिफ तक नहीं थे। हमने परसों का प्रोग्राम बना लिया। ये दुनिया वाकयात और हादसात से भरी पड़ी है। अजीबो गरीब हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसे ऐसे इंसान सामने आते हैं कि हैरान कर देते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए दुनिया और जिंदगी अजायबात से खाली है जो घरों में और चंडाल चौकड़ियों में उम्र गुजार जाते हैं। अगर मेरे भाई अहमद यार खान थानेदार ना होते तो इंसानी फितरत की हैरान कर देने वाली कहानियां कभी ना सुना सकते। मैंने और मेरे दोस्तों ने जिंदगी के समुंदर में डूबकर वो दुनिया देखी है जो हर कोई नहीं देख सकता। मैंने ये बात इसलिए कही है कि कोई ये ना कहे कि ये शख्स आखिरी उम्र में अल्लाह अल्लाह करने के बजाय झूठे किस्से घड़ने बैठ जाता है। वाकया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ उसे मोहतरम मीम अलिफ बेहतर तौर पर समझेंगे। उस वक्त हम नौजवान थे। उस उम्र में और देहात में कोई खाक समझता है। जब परसों का दिन आया तो हम घरों से निकले। हमारी माओ ने हमें पराठे और अंडे बांध दिए और हमें कोसनों और गालियों से रुखसत किया। मुझे अपनी माँ की यह धमकी दूर तक सुनाई देती रही। आज तू आ वापस, मैं तेरे बुक्के यानी गुर्दे इसी कुत्ते को ना खिला दूं तो कहना। मुझे मालूम था कि माँ झूठ बोल रही है। उसका दिल कह रहा था कि बेटा सही सलामत वापस आ जाए। हम माओ की दुआया गालियों की जद से दूर निकल गए। पौ फट रही थी। अपना गांव नजरों से ओझल हो चुका था। हम इतनी दूर तो नहीं गए थे। हम कस्सी यानी बरसाती नाले में उतर गए थे जो कि खुश्क था। उन कस्सियों में सावन में सैलाब आया करते थे। ये कस्सी गहराई में थी। मैं उस वक्त का वाकया सुना रहा हूँ जब हमने कुत्तों के शिकार में अभी महारत हासिल नहीं की थी। अभी चंद मर्तबा ही शिकार पर निकले थे। उस वक्त तक हम एक ही इलाके में शिकार को जा रहे थे। उस रोज हमारे एक दोस्त ने कहा कि आज किसी और तरफ को चलो। हमने जिस तरफ जाने का फैसला किया उधर हम पहले कभी नहीं गए थे। इतना मालूम था कि वो इलाका बिल्कुल वीरान और सुनसान है और दुश्वार गुजार भी है। मैंने अपनी कहानियों में आपको कई बार सुनाया है कि मेरी जवानी में मेरे इलाके में आबादी बहुत कम थी। गांव दूर दूर थे और उनके इर्द गिर्द के इलाके जंगल बेयाबान थे। मिट्टी की अमूदी पहाड़ियां, टीले, घाटियां और सिलों की चट्टानें थीं। ये तो अब भी मौजूद हैं लेकिन उनकी शक्लें और साख्त बदल गई हैं। आबादियां ज्यादा हो गई हैं, रास्ते पक्के हो गए हैं। जहां पहले ऊंट और गधे बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते थे वहां अब वैगनें और सुजुकियां चलती हैं। बाहर के पैसे ने सीधे साधे और मासूम से मकान को चौबारे और कोठियां बना दिया है। इलाके का अपना कुदरतीपन तो खत्म हो गया है। हम कस्सी से एक घाटी चढ़कर आगे निकल गए और उस तरफ चल पड़े जिधर दोस्तों ने जाने का फैसला किया था। सुना था कि 3 साढ़े 3 मील आगे का इलाका काफी खतरनाक है। खतरनाक का मतलब ये था कि वहां के नशेब गहरे थे जिनमें दरख्त थे। खड और छोटे छोटे नाले ज्यादा थे। जमीन कटी फटी थी। सिलों की छोटी छोटी चट्टानें भी थीं। यही कस्सी जिसमें से हम निकले थे बल खाती हुई उस इलाके में से गुजरती थी। हमारे इलाके में जिसको खतरनाक कहा जाता है उसके मुतालिक ये जरूर कहा जाता था कि वहां चुड़ैलें रहती हैं। उनमें से कोई चुड़ैल दिन के वक्त खूबसूरत औरत बनकर रास्ते में खड़ी हो जाती है और अगर कोई आदमी उसे औरत समझकर उसके साथ चल पड़े तो वो उसे अपनी जगह ले जाकर उसका कलेजा उसके मुंह के रास्ते निकाल लेती है। ये भी कहा जाता था कि कोई जिन बकरी या भेड़ के बच्चे की सूरत में किसी मुसाफिर के रास्ते में आ जाता है, उसे कोई सचमुच का बच्चा समझकर पकड़ ले या उठा ले तो वो उस आदमी के हाथों में गायब हो जाता है।
और उस आदमी को पत्थर पड़ने लगते हैं। हम उसी तरफ जा रहे थे, हमारे नीचे कोई रास्ता नहीं था। ऊंची नीची जमीन थी, कहीं गहरे गड्ढे थे और कहीं जमीन उभरी हुई थी। कहीं हम घाटी में उतर रहे थे, कहीं घाटी चढ़ रहे थे। सूरज कुछ ऊपर आ गया था, कुत्तों को हमने खुला छोड़ दिया था। 10 कुत्ते थे, जिनमें 2 जिप्सी के बेटे थे। 1.5-2 मील दूर गए तो तंग सी एक पगडंडी आ गई। बड़ का एक घना दरख्त देखा तो जरा सुस्ताने के लिए उसके नीचे बैठ गए। हमें छांव की जरूरत नहीं थी, मौसम में अभी तपिश पैदा नहीं हुई थी। हम अभी बैठे ही थे कि 4 ऊंट आ गए। उन पर शीशम के कटे हुए दरख्तों के तने और बड़े मोटे टहन लदे हुए थे। उन ऊंटों के साथ 2 शुतरबान थे। वो रुक गए। उन्होंने ऊंटों को आराम देने के लिए बिठा दिया और खुद हमारे पास बैठ गए। हमसे हमारा गांव पूछा और ये भी कि हम शिकार के लिए किधर जा रहे हैं। इस तरह गपशप चल पड़ी। तुमने भेड़िए और कुतिया की दोस्ती कभी सुनी है? एक शुतरबान ने पूछा। हमने तो यही सुना है कि भेड़िया बड़ा जालिम दरिंदा होता है, हम में से किसी ने कहा। और सुना है कि कुत्ते को भेड़िया मार कर खा जाता है। हाँ, भेड़िया ऐसे ही करता है, शुतरबान ने कहा। लेकिन जिधर तुम जा रहे हो उधर एक भेड़िया रहता है, जिसने बादामी रंग की एक कुतिया को साथ रखा हुआ है। दोनों इकट्ठे घूमते फिरते रहते हैं। किसी ने उन्हें देखा है? मैंने कहा। हो सकता है वो जंगली कुत्ता ही हो। दूर से, शुतरबान ने जवाब दिया। बाज आदमियों ने दूर से देखा है, वो कुत्ता नहीं भेड़िया है। जिन दिनों कुतिया बच्चे जनती है, उन दिनों तो ये भेड़िया उस इलाके से किसी को गुजरने तक नहीं देता। उधर से कोई रास्ता गुजरता भी नहीं। दूसरे शुतरबान ने कहा। फिर भी घोड़ी टट्टू पर सवार कोई मुसाफिर रास्ता छोटा करने के लिए उधर से गुजरता है। मैंने ऐसे 2 मुसाफिरों से खुद सुना है कि भेड़िया और कुतिया उनके पीछे दौड़े। वो खुशकिस्मत थे कि घोड़ों पर सवार थे और घोड़े दौड़ाकर बचकर निकल आए। एक आदमी अपनी गधी को छोड़कर भाग आया। भेड़िए ने गधी को मार डाला। जिन लोगों को मालूम है वो इधर से नहीं गुजरते। बाज लोग कहते हैं कि ये ना भेड़िया है ना कुत्ता, एक शुतरबान ने कहा। और जिसे लोग कुतिया कहते हैं वो कुतिया नहीं, ये दोनों शिर शरार हैं। एक साधु महंत इधर से गुजरा था। उसने उन दोनों को देखकर पहचान लिया था। किसी जमाने में एक मुसलमान आदमी और एक हिंदू लड़की की मोहब्बत हीर रांझे जैसी थी। लड़की उस जवान आदमी के पीछे घर से भाग आई थी। दोनों गांव से निकलकर कहीं जा रहे थे। इस जगह से गुजर रहे थे तो उन्हें डाकू मिल गए। उन्होंने लड़की का सारा जेवर उतार लिया। वो जिस आदमी के साथ आई थी उसके पास कुल्हाड़ी थी। वो डाकुओं से लड़ा। लड़की भी लड़ी। आखिर दोनों मारे गए। डाकुओं ने उनकी लाशें वहीं दबा दी। थोड़े अरसे के बाद दोनों को यहाँ असली रूप में इकट्ठे देखा गया। फिर किसी ने यहाँ एक हिरन और एक हिरनी को खड़े देखा। हमारे इलाके में हिरन होते ही नहीं। ये दोनों किसी न किसी रूप में कभी कभी नजर आते थे। ये भी सुना था कि रात को यहाँ से किसी औरत के रोने की आवाजें भी आया करती थीं। फिर कुछ अरसा वो गायब हो गए। अब 6-7 महीनों से वो इस रूप में आ गए हैं कि आदमी भेड़िया है और लड़की कुतिया। ये बदरूहें हैं। यही बात सही हो सकती है, दूसरे शुतरबान ने कहा। भेड़िए और कुत्ते की दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन बदरूहें बच्चे तो नहीं पैदा किया करती, हमारे दोस्त अफजल ने कहा। अल्लाह ही जाने, एक शुतरबान ने कहा। तुम्हारे पास इतने सारे कुत्ते हैं, जाकर देख लो। हाँ, दूसरे शुतरबान ने भी कहा। अगर भेड़िया हुआ तो तुम उसे मार लोगे, और अगर वो कोई ऐसी वैसी चीज हुई तो तुम्हें अपना आप दिखा देगी। ये तो पसमानदगी के दौर की बातें हैं। देहात में आजकल भी यही रिवाज है कि जिस चीज के मुतल्लिक लोग कुछ भी नहीं जानते, उसके मुतल्लिक ऐसी ऐसी बातें मशहूर करते हैं जैसे वो सब कुछ जानते हों। देहात में क्या, शहरों में तालीम याफ्ता लोगों का भी यही हाल है। सनसनी पैदा करने वाली बातों को लोग बहुत पसंद करते हैं। उस जमाने में हम भी उन्हीं लोगों में से थे। हमें भी पुरस्रार बातें और वाकयात अच्छे लगते थे, लेकिन मुझ में और शहबाज खान में ढीठपन इतना ज्यादा था कि हम इसरार के अंधेरे गारों के अंदर जाने को तैयार हो जाते। हमारे दोस्त हमारा असर कबूल कर लेते थे और डरते भी थे। उन शुतरबानों को दूर जाना था। वो हमारे साथ बातें करते रहे और रोटी भी खाते रहे जो वो अपने साथ लाए थे। खा पी कर वो चले गए। हम आपस में भेड़िए और कुतिया की बातें करते रहे। मेरे कुछ दोस्त कहते थे कि ये भेड़िया नहीं, जंगली कुत्ता होगा। 2-3 दोस्तों की राय में वजन था। वो कहते थे कि कुत्ता आबादी से दूर नहीं रह सकता। आपने अपने गांव या शहर में आवारा कुत्ते देखे होंगे।
उन्हें अपनी आबादी से निकाल दो तो किसी और आबादी में चले जाएंगे। राय हर एक की अपनी अपनी थी। फैसला ये हुआ कि जरा आगे जाकर देखते हैं, अगर वो नजर आ गए तो देखेंगे कि वो कुत्ते हैं या भेड़िए। ये फैसला भी हुआ कि वहीं कहीं जाकर रोटी खाएंगे। हम उठे, कुत्तों को जंजीरें डाल लीं और हम उस छोटी सी पगडंडी से दूर हटते हटते कमोबेश 1.5-2 मील दूर चले गए। आज उस जगह का हुलिया ही बिगड़ा हुआ है। वहां से पक्की सड़क गुजरती है और ईंटों का भट्टा चलता है। भट्टे के इर्द गिर्द मकानात हैं। इस जगह का वो डरावनापन खत्म हो चुका है जो हमारी जवानी में हुआ करता था। हमें उस जगह के डरावनेपन और उसकी हैबत से मोहब्बत थी। ये उस जगह का कुदरती रूप था। मेरे पास अल्फाज का इतना जखीरा नहीं कि उसके कुदरती रूप को बयान कर सकूं। वीरान इलाका था और हम नीचे ही नीचे होते जा रहे थे। आगे एक घाटी आ गई। हम उससे उतर गए। ऐसे लगा जैसे हम बहुत ही वसी किले में आ गए हों। हमारे इर्द गिर्द किले जैसी दीवारें खड़ी थीं। बाकी इलाका उन दीवारों के ऊपर ऊपर था। ये समझ लें कि गहरा और वसीओ अरीज नशेब था। उसमें मिट्टी के टीले भी खड़े थे और सिलों की छोटी छोटी चट्टानें भी थीं। दरख्त बेशुमार थे। हवा के झोंके सिलों से टकरा कर गुजरते थे तो ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जैसे दूर कहीं या किसी गार या गुफ में 2-3 औरतें रो रही हों। डरो नहीं ओए, हमारे एक दोस्त ने कहा, जिसे हम मोटर कहा करते थे। वो जो ऊंटों वाले कहते थे कि इस इलाके में औरतों के रोने की आवाजें सुनी गई हैं, यही आवाजें होंगी। आओ करीब होकर सुनते हैं। हमने करीब जाकर देखा। चट्टानें दो थीं जो एक दूसरे के मतवाजी दूर तक चली गई थीं। उनमें से सिलें जरा जरा सी बाहर को निकली हुई थीं। चट्टानें टेढ़ी मेढ़ी थीं। हवा का रुख ऐसा था कि चट्टानों के दरमियान से गुजरती थी। मैंने अंदाजा किया कि जब आंधी चलती होगी तो यहाँ से कितनी खौफनाक आवाजें निकलती होंगी। चट्टानों के दरमियान साफ पता चलता था कि बरसात में यहाँ से सैलाबी पानी गुजरता है। पानी ने भी चट्टानों को नीचे से खाया हुआ था। हमने करीब होकर देखा कि वहां से जब हवा गुजरती थी तो बिल्कुल रोने जैसी आवाज पैदा होती थी। आवाजों के राज से तो पर्दा उठ गया, तो हम सब दलेर हो गए। हकीकत यह है कि हम सब अंदर से डरे हुए थे। ये अलग बात है कि डर का इजहार कोई नहीं करता था। हम उन चट्टानों से आगे निकल गए। तकरीबन 2 फरलांग दूर उस नशेब की जो दीवार थी एक जगह से फटी हुई थी। वहां से उस तरफ का थोड़ा सा इलाका नजर आ रहा था। हम इधर उधर देखते उस शगाफ की तरफ चले गए। जूं जूं हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी जबानें रुकने लगी थीं। कोई बोलता था तो जरा दबी हुई जबान में बात करता था। इससे जाहिर होता था कि हम सब डरे हुए हैं। दरख्त ज्यादा थे। हवा का तेज झोंका आता था तो हल्की सी आवाज पैदा करता था। उस आवाज से भी हम कुछ बिदक जाते थे। हम शिगाफ से चंद कदम दूर थे कि दूसरी तरफ से हमें इस तरह आवाजें सुनाई दी जैसे कोई आदमी बोल रहा हो और कोई औरत हंस भी रही हो और कुछ कह भी रही हो। उन आवाजों से मेरे दोस्तों के अंदर का खौफ उनके चेहरों पर आ गया। हम सब रुक गए। हम में सबसे ज्यादा दलेर हमारा दोस्त मोटर था। उसने अपने कुत्ते की जंजीर किसी के हाथ में दे दी और दबे पांव शिगाफ तक चला गया। उसने शगाफ की ओट में रुक कर दूसरी तरफ झांका। इतने में हम उसके कुछ करीब पहुंच गए थे। मुझे आज तक याद है कि मोटर के चेहरे का रंग बदल गया था। इतना दलेर लड़का अपनी घबराहट को छुपा ना सका। मैं और शहबाज खान आगे बढ़े। हमने भी शगाफ से छुप कर उधर देखा। मैं बदरूहों का कायल हो गया। मैं जो देख रहा था वो इस इलाके में नजर आना नामुमकिन था। एक जवान आदमी था जिसे आप नौजवान कह सकते हैं। उसने बोस्की की शलवार कमीज पहन रखी थी और उसके सर पर कुल्ले पर मुशाहदी लुंगी बंधी हुई थी। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। वो बड़ी हसीन लड़की थी। शक्लो सूरत के अलावा उसका कद बुद बहुत ही अच्छा था। उसने रेशमी कपड़े पहन रखे थे। ये शिगाफ जिसमें से हम छुप कर उन्हें देख रहे थे, उसमें से अब मुझे सामने का इलाका नजर आ रहा था। वो ऐसा ही नशेब था जिस किस्म के नशेब में हम खड़े थे। वो नशेब ज्यादा वसी नहीं था, बड़ी अच्छी ओट थी। वहां दरख्त भी ज्यादा थे। मैंने देखा कि वो नौजवान जो खासा तंदुरुस्त और तवाना था और जिसका जिस्म पहलवानों जैसा था, लड़की की दोनों कलाइयां पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। और लड़की हंसती भी थी और उससे कलाइयां छुड़ाने की कोशिश भी करती थी। लड़की ने कलाइयां छुड़ा लीं और एक तरफ दौड़ पड़ी। नौजवान ने दौड़कर उसे कमर से पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा था।
और लड़की झुक कर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख कर शायद मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी, और वो हंसती भी थी, कुछ कहती भी थी। मैं उनकी हर एक हरकत बयान तो नहीं कर रहा, वरना कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। आप ये समझ लें कि वो दोनों रूमानी मूड में थे। लेकिन हमारे लिए सोचने वाली बात यह थी कि इस जगह के करीब कोई गांव नहीं था। अगर ये घर से भागे हुए थे तो इस तरह हंस खेल तो ना रहे होते। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस कदर डरा कि डर को छुपा ना सका। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी टांगें बेजान हो जाएंगी। मेरा दोस्त शहबाज खान मुझसे ज़्यादा मजबूत दिल वाला था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे चेहरे का रंग भी इसी तरह उड़ा हुआ होगा। वो दोनों हंसते खेलते मेरी नज़रों से ओझल हो गए। वो मिट्टी की उस अमूदी दीवार के साथ हो गए थे जिसमें ये शिगाफ था। मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि शिगाफ से आगे बढ़कर देखता कि वो कहाँ चले गए हैं। उनकी आवाज़ों से पता चलता था कि वो यहीं हैं। मुझे दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी जो बुलंद होती गई। अचानक लड़की शिगाफ में पहुंची और ठिठक कर वहीं रुक गई। उसका चेहरा बुझ गया। उसका तो चेहरा बुझा था, लेकिन मैं अपनी हालत आपको बताता हूँ कि यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में खून जम गया हो। अगर मुझे अपनी मर्दानगी का पास ना होता तो मैं गिर पड़ता। मुझे पीछे से अपने किसी दोस्त की सरगोशी सुनाई दी, कलमा शरीफ पढ़ो, ये इंसान नहीं। ये तो मैं पहले ही तस्लीम कर चुका था कि ये इंसान नहीं, और ये उन्हीं दो इंसानों की बदरूहें हैं जिन्हें डाकुओं ने यहाँ मार डाला था। आदमी मुसलमान था और लड़की हिंदू थी। दोनों वैसे ही खूबसूरत थे जैसे शुतर बानो ने बताया था। लड़की निहायत आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम पीछे हटने लगी। इधर हम जो 13-14 नौजवान थे, उनकी हालत ये थी जैसे खड़े खड़े सब की रूहें जिस्मों से निकल गई हों। अजीब बात यह थी कि हमारे कुत्ते भी खामोश हो गए थे। ऐसे पता चलता था जैसे सूरज भी आसमान में जहां था वहीं रुक गया है। मैं इस इंतजार में था कि ये लड़की जहां है वहीं गायब हो जाएगी, या वो चुड़ैलों के रूप में आकर हम सब के कलेजे मुंह के रास्ते बाहर निकाल लेगी। लड़की दो ही कदम पीछे हटी थी कि वो रुक गई। मुझे ऐसे शक हुआ जैसे वो मुस्कुराई हो। उसके सबसे ज्यादा करीब मैं ही था। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। तुम, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम, तुम। मेरी जबान थथला रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज मुंह से धकेल कर बाहर निकाले। तुम इंसान हो, हम चले जाएं। लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने दाएं बाएं सर हिलाया। फिर आहिस्ता से बोली, तुमने मुझे शायद डायन या चुड़ैल समझ लिया है। मैं इंसान हूँ। अचानक उसका जवान साथी शिगाफ में नमूदार हुआ, लेकिन उसका तासुर लड़की वाला नहीं था। वो अहमकों की तरह हंसा। फिर उसने हमारे कुत्तों की तरफ देखा। कुत्ते, उसने बच्चों के से लहजे में कहा, जैसे किसी बच्चे ने खिलौना देख लिया हो। वो अहमकों या बच्चों की तरह हंसकर बोला, ओ, कुत्ते ही कुत्ते। वो झुका झुका हमारे दरमियान फिरने लगा। उसने किसी कुत्ते के सर पर हाथ फेरा, किसी की पीठ थपकाई और हंसता ही रहा। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि हमारे किसी कुत्ते ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कुत्ता अजनबी को देखकर अगर ना भौंके तो वो इतना जरूर करता है कि अजनबी से दूर हटकर अपने मालिक के करीब हो जाता है। अब तो मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि ये बदरूहें हैं। हमने सुना था कि बदरूहों, जिन्नों और चुड़ैलों की तरफ पीठ करके भागना बहुत बड़ी गलती होती है। हमने भागने की सोची ही नहीं थी, लेकिन वहां खड़े रहना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। हमारे कुछ दोस्त जरा दूर खड़े थे। ये नौजवान, जो दरअसल बदरू थी, हमारे उन दोस्तों के कुत्तों को देखने के लिए चला गया। लड़की या बदरू आगे बढ़ाई थी। मैं उसके करीब था। मालूम नहीं मुझ में ये दलेरी किस तरह आ गई कि मैंने लड़की से पूछा, ये कौन है? मेरा खामिद है, लड़की ने जरा शर्मा कर जवाब दिया। इसके साथ ही उसने अपनी कनपटी से अपने हाथ की उंगलियां लगाकर हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे कह रही हो कि इसका दिमाग सही नहीं। मैंने उसके इस इशारे पर एतबार नहीं किया, बल्कि मुझे ख्याल आया कि इसके इशारे का मतलब कुछ और है। इतने में वो खूबसूरत और तनोमंद नौजवान अपनी मखसूस हंसी हंसता हुआ शिगाफ की तरफ आया। मैं मान नहीं सकता था कि इतना खूबसूरत और इतना तंदुरुस्त लड़का, जो अमीर माँ बाप का बेटा मालूम होता था, पागल हो सकता है। ऐसी हरकतें करने वाले को झल्ला कहा जाता है। अगर वो झल्ला ही था
तो उसे इतनी खूबसूरत दुल्हन किस तरह मिल गई थी? नहीं, ये दोनों जीते जागते इंसान नहीं थे। घोड़ा, उस नौजवान ने कहा। शिगाफ में खड़े होकर उसने एक तरफ इशारा किया और बोला, वो मेरा घोड़ा, दो घोड़े, दो। और वो उस तरफ दौड़ पड़ा। मैं और मेरे दो साथी शिगाफ से आगे हो गए। हम जिस दीवार, हमारी जुबान में उसे दंदी कहते हैं, उसके शिगाफ में से आगे हुए थे। ये दीवार एक जगह से पीछे हटी हुई थी। वहां दो घोड़े खड़े थे। बड़े अच्छे घोड़े थे। एक की जीन के साथ एक गठड़ी बंधी हुई थी। वो नौजवान एक घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा हमारी तरफ ले आया। ये घोड़ा मेरा, उसने कहा। देखो, दौड़ेगा। नहीं, लड़की ने उसे कहा, नहीं दौड़ेगा घोड़ा, उतर आओ। नहीं, नौजवान ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा, दौड़ेगा घोड़ा। और उसने घोड़े को एड़ लगा दी। वहां जगह तो खुली थी, लेकिन ऊंची नीची थी और दरख्त भी ज्यादा थे। वो घोड़े को दरख्तों के दाएं बाएं से गुजारता जा रहा था। तुम में कोई अच्छा सवार है? लड़की ने पूछा। खुदा के लिए कोई इसके साथ हो जाए, ये गिर पड़ेगा। वो घोड़ा ले लो। सवार तो हम सब थे, वो घोड़ों का ही जमाना था। हम में सबसे अच्छा सवार हमारा एक दोस्त अजमल था। मैं नहीं चाहता था कि वो घोड़े पर बैठे, मुझे अंजाम बहुत बुरा नजर आ रहा था। मैंने अभी तक तस्लीम नहीं किया था कि ये दोनों इंसान हैं। लेकिन अजमल दौड़कर घोड़े तक पहुंचा और उस पर सवार होकर घोड़ा उधर को दौड़ा दिया जिधर वो नौजवान गया था। वो घोड़े को चक्कर में दौड़ा रहा था। खुदा के लिए हमें सच बताओ, तुम कौन हो? हमारे दोस्त अफजल ने लड़की से कहा। सच्ची बात है, हम डर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपने गांव का और इस नौजवान के गांव का नाम बताया और कहने लगी, मैंने बताया नहीं कि ये मेरा खामिंद है। इसके दिमाग में कोई खराबी है, लेकिन ये पागल नहीं, हरकतें और बातें पागलों जैसी करता है। मैं जानती हूँ तुम मुझे चुड़ैल समझ रहे हो। मेरी जबान पर यकीन करो, ये मेरे करीबी रिश्तेदारों में से है। लड़की हमारी उम्र की थी, इसलिए ज़रा बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही थी, लेकिन वो बहुत तेज़ बोल रही थी ताकि अपने ख़ाविंद के आने से पहले हमें उसके मुतल्लिक बता दे। बरादरी की पाबंदियाँ आज भी हैं, लेकिन उस ज़माने में ये पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा सख्त थीं। बच्ची या बच्चा पैदा होते ही फैसला कर दिया जाता था कि इसकी शादी किसके साथ होगी। मैंने ऐसी शादियां भी देखी हैं कि लड़के की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 16-17 साल, और उनकी शादी कर दी गई क्योंकि रिश्ते बरादरी से बाहर नहीं दिया जा सकते। मैंने 18-19 साल का दूल्हा और 9 साल उम्र की दुल्हन भी देखी है। कुछ ऐसी ही मजबूरी इस बरादरी में भी थी। इतनी खूबसूरत और दिलकश लड़की को एक झल्ले के साथ ब्याह दिया गया था। मैं सुना चुका हूँ कि उस नौजवान लड़के को देखकर तबीयत खुश हो जाती थी, लेकिन वो नीम पागल था। लड़का अमीर जमींदारों का बेटा था। हमारे इलाके की जमीनें बारानी हैं। उस लड़के के बाप की यहाँ भी बहुत जमीन थी और नहरी इलाके में उसके 3 मुरब्बे थे। मेरा ख्याल है कि लड़की के माँ बाप ने उस खानदान को अमीर समझकर अपनी बेटी दे दी थी। यहाँ वही मामला था, जिसके घर दाने उसके कमले भी स्याने। मैं ये देखना चाहता था कि लड़की गमगीन और उदास है, लेकिन वो बिल्कुल मुतमईन नजर आती थी। कहती थी कि ये खामिद उसके साथ दिली तौर पर मोहब्बत करता है। मैं समझ गया कि ये यहाँ क्या कर रहे थे। लड़की ने बताया कि वो अपने मैके गई हुई थी और खामिद उसे वापस ला रहा था। लड़की ने उसे कहा कि सीधे रास्ते यानी पगडंडी से चलते हैं, लेकिन ये जिद करता था कि इधर से चलेंगे। इधर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये इधर ही खुश हो रहा था। यहाँ ओट में उतरे तो दुल्हा मियाँ पर रुमानी मूडतारी हो गया। उसने दुल्हन को घोड़े से उतारा और खुद भी नीचे उतर आया। लड़की ने हमें ऐसी बात नहीं बताई। मैं समझ गया। मैंने उन दोनों को हंसते खेलते देखा था। हमने उधर देखा। इस लड़की का खामिंद अभी तक घोड़ा दौड़ा रहा था और अजमल उसके साथ था। लड़की को कुछ और बातें करने का मौका मिल गया। उसने बताया कि उसका दिमाग सही है, अगर दिमाग सही ना होता तो उसे 2 घोड़े देकर माँ बाप इतनी दूर अकेला ना भेजते। उसका नाम अशरफ था। उसमें नुक्स ये पैदा हो गया था कि अपने आप को 2-3 साल का बच्चा समझता था। माँ बाप की वाहिद औलाद था, जो उन्हें खानकाहों, मिज़ारों और पीरों फकीरों के आस्थानों पर माथा रगड़ रगड़ कर और मन्नतें मान मान कर मिला था। माँ बाप ने उसे इस तरह पाला पोसा कि उसके पांव जमीन पर ना लगने दिए। 13-14 साल उम्र तक माँ उसे अपने पास सुलाती और उसके साथ ऐसी बातें करती रही जैसे ये अभी दूध पीता बच्चा हो। घर में दौलत थी। लड़के के मुंह से जो बात निकल गई वो माँ बाप ने पूरी कर दी।
उस वक्त मैं नादान नौजवान था, नफ्सियात का नाम तक नहीं सुना था। बहुत मुद्दत के बाद जब किताबें रिसाले पढ़ने का चस्का पड़ा तो ये लड़का कई बार याद आया। बुढ़ापे में आकर मोहतरम मीम अलिफ के मज़ामीन पढ़े तो अकल ज़रा तेज़ हो गई। ये लड़का जो अब उम्र की आखिरी मंजिल के करीब पहुंच गया है, जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना हो गया, लेकिन माँ बाप ने उसे बचपने से निकलने ना दिया। इसका असर लड़के ने ये कबूल किया कि ज़हनी तौर पर वो 3 साल का बच्चा बना रहा। उसकी शादी को 5-6 महीने गुजर गए थे। वो अपने जिस्म के इस्तेमाल से वाकिफ था, लेकिन उसके जहन पर बचपन गालिब था। मेरा ख्याल है कि नफ्सियात के इल्म को समझने वालों के लिए ये केस अजीबो गरीब नहीं होगा। अजमल उसे वापस ले आया। वो हंस रहा था। उसने घोड़े की गर्दन पर थपकी देकर कहा, मेरा घोड़ा। वो घोड़ा इसका, यानी उसने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया। 2 घोड़े। हम सब ने उसे खूब दाद दी। ये कुत्ता दे दो। उसने जिप्सी के एक बेटे की तरफ इशारा करके कहा, घोड़ा ले लो, कुत्ता दे दो। ये कुत्ता अच्छा नहीं, नौजवान बीवी ने उसे कहा। घर चलो, मैं तुम्हें इससे अच्छा कुत्ता ले दूंगी। वो बच्चों की तरह हंसा, बोला, इससे अच्छा कुत्ता, हा हा हा। कसम खाओ, ले दोगी? तुम ऐसे ही कह देती हो। हमारी उम्र ऐसी थी कि इस तरह बातें करने वाले झल्ले को देखकर हम हंसा करते और उसे छेड़ा करते थे, लेकिन उस नौजवान को और उसकी बीवी को देखकर हम सब पर खामोशी तारी हो गई। मुझे ज्यादा अफसोस लड़की को देखकर हो रहा था। हमारी खामोशी की एक वजह यह थी कि अभी तक हमें शक था कि ये बदरूहें हैं। बड़ा अजीब जोड़ा था। इतनी लंबी उम्र में इससे ज्यादा अजीब जोड़े और जहनी मरीज देखे हैं, लेकिन नौजवानी के उन दोनों, वो मियाँ बीवी बल्कि दुल्हा दुल्हन, मुझे इतने अजीब लगे कि मैं यकीन करने से घबरा रहा था कि ये हमारी तरह जीते जागते इंसान हैं। लड़की ने उसे चलने को कहा तो उसने हमारी तरफ देखा और हंसा। अजमल घोड़े से उतर आया था। लड़की ने उस घोड़े की रकाब में पांव रखा। मुझे तवक्का थी कि वो घोड़े पर सवार नहीं हो सकेगी और उसे मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो पुख्ताकार सवारों की तरह घोड़े पर सवार हो गई। उसने अपने खामिन को सर से इशारा किया कि चलो। खामिन ने लगाम को झटका दिया और दोनों घोड़े पहलू बा पहलू चल पड़े। हम खड़े देखते रहे। नहीं यार, अजमल ने कहा, यह जिन या शिरशरार नहीं हो सकते। मैंने घोड़ा उसके घोड़े के साथ रखा था और मैं डरता रहा था कि ये अभी अपना रूप बदल कर कुछ और बन जाएगा। ये इंसान ही मालूम होते हैं। हम सब आगे चल पड़े। दोनों घोड़े एक टीले के पीछे चले गए थे। आगे शायद एक और नशेब था। हमें वहां दरख्तों के ऊपर के हिस्से नजर आ रहे थे। हम सब ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि आगे चल कर देखेंगे कि वो जा रहे हैं या गायब हो गए हैं। हमने अपनी रफ्तार तेज कर ली और उन्हीं के मुतल्लिक बातें करते रहे। हमारे एक साथी ने कहा कि ये अगर हमारी तरह इंसान है तो ये लड़की इस खाविन की वफादार नहीं हो सकती। ये उस पर और हर किसी पर यह जाहिर करती रही होगी कि इसे ये खाविन बहुत पसंद है। उस लड़की ने अपने दिल की खुशी का कोई खुफिया इंतजाम कर रखा होगा। मेरी राय भी यही थी। लड़की मुतमईन ही नहीं, खुश भी थी, और वो बिला झिझक बोलती थी। जबान की तेज और कुछ चालाक भी लगती थी। इस किस्म के नीम पागल के साथ वो खुश रह ही नहीं सकती थी। हम चौड़े टीले से भी आगे निकल गए। वहां से जो इलाका शुरू होता था वो डरावना सा था। मिट्टी के टीले खड़े थे, उनकी शक्लें अजीब अजीब थीं। उनसे आगे और उनके दरमियान में भी शीशम और कीकर के दरख्त थे। ये इलाका गहराई में था। उसे मिट्टी की दीवारों ने घेर रखा था। उसमें भी गहरे सलेटी रंग की चट्टानें थीं। ये इलाका हमें हैबतनाक लग रहा था। बाएं तरफ एक घाटी ऊपर जाती थी। हम वहां से ऊपर चढ़ गए। वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे हमें फिर शक होने लगा कि वो इंसान नहीं थे और वो गायब हो गए हैं। हमारे दो दोस्तों ने कहा कि वापस चलना चाहिए, खतरा महसूस होने लगा है। हम अब ऊपर के इलाके में जा रहे थे जहां से हमें अपने खित्ते की वसअत मील हा मील दूर तक नजर आ रही थी। दूर कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ थे। इतनी वसअत देखकर मेरा दिल जरा मजबूत हो गया। मैंने अपने साथियों से कहा कि थोड़ी दूर तक चलते हैं, अल्लाह मालिक है। हम चलते गए। कुत्तों को हमने जंजीरें डाल रखी थी। ये तो हम भूल ही गए थे कि हम शिकार खेलने आए हैं। उस उम्र में हमें मालूम नहीं था कि हम शिकार नहीं खेल रहे तो और क्या कर रहे हैं। जी में आती थी कि कुछ करें, भागे दौड़ें और अपने इलाके की हैबतनाक जगहों के राज मालूम करें और खतरों में कूद जाएं।
बुढ़ापे में आकर जब डाइजेस्ट रिसाले निकलने शुरू हुए तो मुझे पता चला कि हम मुहिम जुई किया करते थे, जिसे अंग्रेजी में एडवेंचर्स कहते हैं। हम एडवेंचर के ख्याल से आगे ही आगे बढ़ते गए। दाएं तरफ हमें दरख्तों के बालाई हिस्से नजर आ रहे थे। कुछ दरख्त उस नशेब की दीवार यानी दंदी में उगे हुए थे जो ऊपर उठने के बजाय जमीन के मतवाजी हो गए थे। अचानक हमें घोड़ों के हिनहिनाने और कुत्तों के भौंकने और गुराने की आवाजें सुनाई दी। उनके साथ किसी औरत की घबराई हुई आवाज थी और एक आदमी की ललकार सुनाई दी, मेरे पीछे हो जाना, डरना नहीं। साफ पता चलता था कि कुत्तों या भेड़ियों ने किसी पर हल्ला बोल दिया है। हम सब दौड़कर उस गहरी जगह की तरफ गए और रुक गए। ऐसे लगता था जैसे हम ऊंचे मकान की मुंडेर पर खड़े हों। हमारे नीचे मैदान था जिसे मिट्टी की दीवारों ने तकरीबन गोलाई में घेर रखा था। ये दीवार जगह जगह से कटी फटी थी। इस किस्म की जगहों में भेड़िए और गीदड़ वगैरह रहते थे। ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि अशरफ एक भेड़िए से लड़ रहा था। भेड़िया पिछली टांगों पर खड़ा था और उसके अगले पंजे अशरफ के सर तक पहुंचे हुए थे। अशरफ ने भेड़िए की शह रग पकड़ ली। उसकी बीवी भेड़िए के पीछे हो गई और भेड़िए की दुम पकड़कर जोर से पीछे खींची। बादामी रंग की एक कुतिया थी जो लड़की पर टूट टूट पड़ती थी और लड़की उसे लात मार कर परे कर देती थी। दोनों घोड़े दीवार के साथ साथ दौड़ते, रुकते और फिर दौड़ पड़ते थे। वो बिदक गए थे और डर से भाग दौड़ रहे थे। लड़की ने भेड़िए की दुम को खींचा और एक तरफ होकर भेड़िए के पहलू में बड़ी जोर से किक मारी। भेड़िया अशरफ से अलग होकर पीछे मुड़ा। लड़की ने उसकी दुम छोड़ दी और तेजी से पीछे हटी। भेड़िए ने उसे दबोचने के लिए अगली टांगें उठाईं। अशरफ ने पीछे से भेड़िए को इस तरह अपने बाजुओं में जकड़ लिया जिस तरह किसी आदमी को पीछे से कमर से दबोचा जाता है। लड़की पीछे हटते हुए गिर पड़ी थी। अशरफ ने भेड़िए को उठाकर पटखा और दौड़कर लड़की के आगे हो गया। भेड़िया उठकर अशरफ की तरफ आया और उस पर झपटा। अशरफ ने फिर भेड़िए की शह रग दबा ली। अशरफ ने चिल्लाकर अपनी बीवी से कहा, मेरे पीछे रहना, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लड़की पीछे ना रही। भेड़िए ने पंजे मार मार कर अशरफ की कमीज फाड़ डाली थी और हमें साफ नजर आ रहा था कि अशरफ के बाजुओं और सीने से खून बह रहा था। लड़की ने दौड़कर एक पत्थर उठा लिया जो 4-5 सेर वजनी था। उसने भेड़िए के पीछे होकर पत्थर उसकी पीठ पर मारा, लेकिन भेड़िया एक तरफ हो गया। लड़की अपने आप को संभाल ना सकी और गिर पड़ी। वो बड़ी तेजी से उठी। अशरफ ने अभी तक भेड़िए की शह रग पकड़ी हुई थी और उसे गिराने की कोशिश कर रहा था। मेरा ख्याल है पूरे 2 मिनट नहीं गुजरे थे। हम जैसे सुन हो गए थे। अचानक हमारे किसी साथी की ललकार सुनाई दी, तुम तमाशा देख रहे हो? कुत्तों को नीचे फेंको, ये तो इंसान है। हम सब बेदार हो गए। हम ऊपर ही ऊपर आगे को दौड़े। एक जगह जरा सी ढलान नजर आई, वहां से उतरना गिरने वाली बात थी, लेकिन हमने कुत्तों की जंजीरें खोलकर उन्हें ढलान से धकेल दिया। वो भेड़िए को देखकर पहले ही जंजीरें खींच रहे थे। हम उनके पीछे इस तरह उतरे कि लुढ़कते हुए नीचे जा पहुंचे। अभी हम उठे ही थे, इतनी देर में कुत्ते भेड़िए को घेर चुके थे और भेड़िया अकेला 10 कुत्तों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। हम पहुंच गए और कुत्तों को ललकारने लगे। अशरफ ने हमें देखा। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे और वो चिल्ला रहा था, कुत्तों को पकड़ लो, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। वो कुत्तों की तरफ दौड़ा। मेरे 2-3 साथियों ने उसे पकड़ लिया। इतने सारे शिकारी और खूंखार कुत्तों के मुकाबले में अकेला भेड़िया क्या कर सकता था? 5 मिनट नहीं लगे होंगे कि वो मर गया। हमने कुत्तों को पकड़ लिया। इधर उधर देखा, कुतिया कहीं नजर नहीं आई। वो भाग गई थी। अशरफ इतना जख्मी होने के बावजूद इस तरह कुत्तों के इर्द गिर्द दौड़ता था जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। जब भेड़िया मर गया तो हमने अशरफ की बीवी को देखा। वो तो अशरफ की बलाएं ले रही थी। उसका अंदाज और उसकी बेताबी उस माँ जैसी थी जिसका नन्हा सा बच्चा जख्मी हो गया हो। अशरफ बीवी को इधर उधर से देख रहा था और उससे बार बार पूछता था कि उसे कहाँ चोट आई है। वो कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। जिस चीज ने हम सबको हैरान कर दिया वो ये थी कि अशरफ अब झल्लों यानी नीम पागलों की तरह नहीं बोलता था। वो हंसता भी नहीं था। उसकी जबान का तोतलापन खत्म हो गया था। तुमने कुत्तों को लाकर सारा काम खराब कर दिया, उसने बिल्कुल हमारी तरह बोलते हुए कहा। मैं उसकी शह रग इसलिए पकड़ता था कि उसका मुंह खुल जाए और मैं उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान जड़ से पकड़ लूं, लेकिन ये शह रग छुड़ा लेता था।
मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं उसे मार लूंगा। हमने उसके बाजू देखे, कंधे से कलाइयों तक भेड़िए ने उसके बाजू छील डाले थे। सीने पर भी पंजे गहरे लगे थे। भेड़िए का मुंह कहीं नहीं पड़ा था, वरना वहां से गोश्त निकाल देता। हमने उसकी फटी हुई कमीज उतारी, दो तीन लड़कों ने पगड़ियां खोली और अशरफ के दोनों बाजुओं और सीने के गिर्द कसकर बांध दी। उसकी बीवी अपना दुपट्टा दे रही थी, जो हमने नहीं लिया। अशरफ को देख देख कर उसके आंसू बहने लगे थे। ओ पागल लड़की, अशरफ ने हंसकर कहा, रोती क्यों है? ये कोई जख्म है? हमने उसमें तब्दीली ये देखी कि उसकी हंसी नॉर्मल आदमियों जैसी थी और उसका लहजा जवान मर्दों जैसा था। हमने उसे कहा कि उसका गांव अगर दूर है तो हम उसे अपने गांव ले चलते हैं। क्या बात करते हो भाइयों, उसने कहा, मैं अकेला अपने गांव तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं तुम सबको अपने गांव जरूर लेकर जाऊंगा। आज रात तुम मेरे मेहमान रहोगे। तुम सब हमारे साथ चलो। उसकी बीवी ने कहा, इसे अकेला ना जाने दो। ये तो हम खुद भी महसूस कर रहे थे कि उसे अकेला नहीं जाना चाहिए। लड़की उस वक्त मेरे करीब खड़ी थी। उसने अपने करीब खड़े हमारे एक साथी अफजल से कहा, क्या तुम देख रहे हो कि ये यानी अशरफ सही तरह बोल रहा है? वो और ज्यादा यानी पूरी तरह सही नजर आ रहा था। उसकी बीवी हैरान भी थी और खुश भी। हम अशरफ को घोड़े पर बिठाने लगे तो उसने कहा कि पैदल चलेगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम सब पैदल चलें और वो घोड़े पर सवार हो। हमने उसे सवार करवा दिया, उसकी बीवी को दूसरे घोड़े पर बिठाया और चल पड़े। हमारे तीन चार साथियों ने लंबी घास उखेड़ कर उससे भेड़िए के पांव बांध दिए थे। हमारे साथ दो तीन लंबे और मजबूत डंडे होते थे। लड़कों ने एक डंडा भेड़िए की टांगों में से गुजारा और डंडे के दोनों सिरे पकड़कर उसे उठा लिया। वो कहते थे कि अशरफ के गांव वालों को दिखाएंगे कि हमने बघियाड़ मारा है। रास्ते में अशरफ अच्छी भली बातें करता था। मुझे शक हुआ कि पहले वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए एक्टिंग करता रहा है। वो एक बार भी पागलों की तरह ना हंसा। अब उसकी कोई हरकत पागलों जैसी थी ही नहीं। उसके गांव में दाखिल हुए तो गांव में शोर मच गया। गांव की आबादी बाहर निकल आई। उसके घर से अभी हम कुछ दूर ही थे कि उसकी मां दौड़ती हुई आई। उसे देखकर अशरफ घोड़े से कूद कर उतरा। उसकी मां की जो हालत हुई, उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। मां तो उसे अभी तक दूध पीता बच्चा समझती थी। उसे वो खून में नहाया हुआ देख रही थी। वो पागल हो रही थी। क्या हो गया है तुम्हें बेजी? अशरफ ने अपनी माँ से कहा, मामूली से जख्म है, मैं आदमी हूँ, बच्चा तो नहीं। उसकी माँ को जैसे सख्ता हो गया हो। वो हैरत से अपने बेटे को देखने लगी। अशरफ को सही आदमियों की तरह बातें करते देखकर सभी हैरान हो रहे थे। गांव के सियाने को बुलाया गया। उसने जख्मों से मेरे दोस्तों की पगड़ियां खोली और अपनी मरहम पट्टी करने लगा। गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। यही एक शोर था, अशरफ और उसकी दुल्हन पर भेड़िए ने हमला किया है। ये लड़के भेड़िए को मार लाए हैं। मरा हुआ भेड़िया अशरफ के घर के बाहर पड़ा था। हम ड्योढ़ी में बैठे थे, किसी ने हमें कहा कि बाहर आओ। हम बाहर गए तो भेड़िए के इर्द गिर्द पानी बह रहा था। गांव वालों ने भेड़िए को नहला दिया था। इधर आओ लड़को, एक बूढ़े ने कहा, इसे भेड़िया कहते हो? ये तो कुत्ता है। और उसने हमें कुत्ते और भेड़िए का फर्क बताना शुरू किया। भेड़िए या कुत्ते पर पानी उसी ने डलवाया था ताकि खून साफ हो जाए और पता चल सके कि ये क्या है। दो और बुजुर्गों ने भी कहा कि ये कुत्ता है और भेड़िए की नस्ल से है। बहरहाल अशरफ के माँ बाप ने हमारी खूब खातिर तवाज़ा की। वो बार बार कहते थे कि उनका बेटा ठीक हो गया है। वो हमें रात रखना चाहते थे, लेकिन हम ना रुके। अशरफ हमें नॉर्मल आदमियों की तरह मिला और हम आ गए। 10-11 दिनों के बाद अशरफ हमारे गांव आया। उसका बाप, एक चचा और माँ उसके साथ थे। मैं उन्हें अपने घर ले गया। मेरे दोस्त भी आ गए और अशरफ हमारे साथ बेतकल्लुफ हो गया। बुजुर्ग अलग बैठ गए। वो शाम से कुछ देर पहले गए। हमें अपने बुजुर्गों से पता चला कि अशरफ का बाप क्या बातें करता रहा है। अशरफ के मुतल्लिक उसने वही बात सुनाई जो अशरफ की बीवी ने हमें सुनाई थी। अशरफ के बाप ने हमारे बुजुर्गों को बताया कि उन्हें खुदा ने ये बेटा बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद दिया था, लेकिन इसके दिमाग पर कुछ असर हो गया था। उसके माँ बाप एक बार फिर पीरों के यहाँ जाने लगे थे। वो अशरफ को दूर से तावीज़ लाकर घोल कर पिलाते थे, लेकिन लड़के पर जरा सा भी असर नहीं होता था। खुदा ने उसे अचानक ठीक कर दिया। अशरफ के बाप ने बताया कि जिसे हम भेड़िया समझते रहे, वो तो कुत्ता था। ये कुत्ता दो आदमियों ने पहचान भी लिया था। उनके गांव से 5-6 मील दूर एक और गांव था।
وہاں کے ایک آدمی نے خانہ بدوشوں سے یہ کتا خریدا تھا۔ کتا خونخوار نکلا، پہلے تو اس نے گھر کے ایک آدمی کو کاٹ کھایا۔ مالک نے کتے کی ٹریننگ شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد اسے باہر نکالا تو وہ ایک بکری پر جھپٹ پڑا۔ پھر اس نے دو اور آدمیوں کو کاٹا۔ گاؤں والوں نے اسے کہا کہ یہ کتا بھیڑیے کی نسل کا ہے، اسے مار ڈالو یا کہیں دور چھوڑاؤ۔ مالک وہاں گیا جہاں خانہ بدوشوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، لیکن وہ جا چکے تھے۔ وہ کتے کو ساتھ لے گیا اور اس جگہ چھوڑ آیا جہاں ہم نے اسے مارا تھا۔ اس کے آگے ذبح کی ہوئی دو مرغیاں بھی پھینک آیا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جو کتیا اس کے ساتھ تھی وہ کہاں سے آ گئی تھی۔ کتا وہیں رہا۔ وہ آدھا بھیڑیا اور آدھا کتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس پر بھیڑیے کی فطرت غالب آ گئی تھی۔